हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है द रियल रीजन बिहाइंड द रशिया यूक्रेन वॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रशिया यूक्रेन को क्यों कैप्चर करना चाहता है? इसके दो मेजर रीज़न हैं। पहला कि यूक्रेन इज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू रशिया, और दूसरा कि देयर इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो आप समझते हैं कि हाउ इज़ यूक्रेन अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू रशिया। मैप पे देख सकते हो कि है वेस्टर्न साइड पे द नेटो कंट्रीज एंड ईस्टर्न साइड पे रशिया। इन दोनों के बीच में फंसा है यूक्रेन। नेटो कंट्रीज को अगर मैं हाईलाइट करूं, वो है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, टर्की और जॉर्जिया। वहीं अगर यूक्रेन बन गया नेटो का पार्ट, तब क्या होगा? नेटो अपनी कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और अपने ट्रुप्स पोजीशन करता है बॉर्डर एरियाज़ पर। अभी अगर बात करो तो ट्रुप्स की पोजीशनिंग कुछ ऐसी होगी ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, और ये जो ट्रुप्स हैं ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे नियर जॉर्जिया। वहीं अगर यूक्रेन बन गया नेटो का पार्ट, तो ये सिक्योरिटी लाइन आगे बढ़ेगी एंड द नेटो ट्रुप्स विल शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर विद रशिया। इससे जो रशिया पे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रशिया हमेशा से यूक्रेन के नेटो ज्वाइन करने के खिलाफ रहा है। देर इज़ अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब ये समझते हैं। यूक्रेन पार्ट था सोवियत यूनियन का 1991 से पहले। आज के दिन में यूक्रेन मैप पर कुछ ऐसा दिखता है। जो क्राइमिया का पेनिनसुला है उसे एनेक्स कर लिया था रशिया ने 2014 में। इसके बारे में मैंने अपने पहले के दो रशिया यूक्रेन वाले वीडियोस में की है, उनका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम आते हैं टॉपिक पर। जो दो स्टेट्स हैं, डोनेट्स्क और लुहांस, इसे कलेक्टिवली दोनबास रीजन कहा जाता है। यह है एरिया विच इज़ हेल्ड बाय रेबल्स। ये सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड रीजन है। यूक्रेन हमेशा से दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है द वेस्टर्न यूक्रेन और एक है ईस्टर्न यूक्रेन। वेस्टर्न यूक्रेन के जो लोग हैं दे आर प्रो वेस्टर्न कंट्रीज, मीन्स वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर प्रो अमेरिकन। बट जो ईस्टर्न यूक्रेन्स हैं वे दे आर प्रो रशियंस। दे वॉन्ट टू मेंटेन द एथेनिसिटी, और वो चाहते हैं कि वो रशिया से रीयूनाइट करें। एक बहुत नॉर्मल है कि ईस्टर्न यूक्रेन रशियन स्पीकिंग है। इसके लिए पहले हम बॉर्डर एरिया कल्चर्स की बात करें। एग्जाम्पल है कि एक कंट्री ए है और कंट्री बी है। जो कंट्री ए और बी के बॉर्डर एरियाज़ हैं तो उसमें देर इज़ अ मिक्स ऑफ एथनिक कल्चर्स। कंट्री ए में कंट्री बी वाले रिलीजन के लोग मिलेंगे, बी में ए के रिलीजन वाले लोग मिलेंगे। सिमिलरली ईस्टर्न साइड प्रो रशियंस था क्योंकि दे शेयर्ड अ बॉर्डर विद रशिया। और एक और मेजर रीज़न था कि यूक्रेन हमेशा से सोवियत यूनियन का पार्ट रहा है, तो इससे बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है ईस्टर्न यूक्रेनियंस एंड रशियंस में। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, जो ये प्रो रशियन ग्रुप्स हैं ईस्ट में, इन्हें रिबेल्स और सेपरेटिस्ट कहा जाता है। इसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 15 साल पहले जाना पड़ेगा और तीन प्रेसिडेंशियल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूक्रेन में आई थी। एक है व्लादिमीर जेलेंस्की की जो करंट प्रेसिडेंट है, इनके प्रेडेसेसर पेत्रो पोरोशेंको की, और इनके भी प्रेडेसेसर विक्टर यानुकोविच। अगर मैं बात करूं विक्टर यानुकोविच से, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1980। मतलब जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था तब भी वह सोवियत यूनियन की पार्टी में पार्ट थे। जब यूक्रेन सेपरेट हो गया ही जॉइन द पार्टी ऑफ रीजन्स 1997 में। 1997 से 2006 तक ये पार्टी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। 2006 से लेके 2014 तक ये पार्टी जो थी इट गेंड मास पॉपुलैरिटी। 2014 में ये पार्टी एक और पॉलिटिकल ग्रुप के साथ मर्ज कर गई और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। इस नई पार्टी को नाम दिया द ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ। ये जो पार्टी है ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, ये एक प्रो रशियन पार्टी थी और एंटी अमेरिकन। दे डिड नॉट सपोर्ट अमेरिका। जब विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते तो ये कहना गलत है कि ही वन बाय अनफेयर मीन्स। वो फेयर मीन से जीते एंड 53% ऑफ द यूक्रेनियंस सपोर्टेड यानुकोविच। जब से ही वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, नोन एज द मेजर ब्लंडर्स इन द यूक्रेनियन हिस्ट्री। अप्रैल 2010 में ही साइंड अ गैस अग्रीमेंट विद रशिया। इस अग्रीमेंट के तहत 30% कम प्राइस पे रशिया बेचेगा अपनी नेचुरल गैस यूक्रेन को। सोच रहे हो कि यूक्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखो, रशिया की डील थी कि वो आगे 25 सालों तक अपनी नेवी ब्लैक सी में डिप्लॉयड रखेगा।
तो इससे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से तो यूक्रेन दब जाएगा, बट फाइनेंशियली यूक्रेन को फ़ायदा होगा। अक्टूबर 2010 में सिर्फ कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपना आर्टिकल 111 अमेंड कर दिया। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के रिमूवल के बेस पे था, तो मतलब वो अपने लिए ज़्यादा पावर्स ग्रैब करना चाहते कि उनका रिमूवल इम्पॉसिबल हो जाए। इससे जो पब्लिक थी वो एजिटेट हो गई एंड उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी। 2011 से 12 के बीच में उन्होंने बहुत सारे करप्शन चार्ज फेस किए। लोगों ने यानुकोविच पे बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगाए। अर्ली 2013 में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे हम कह सकते हैं द डैमेज कंट्रोल। जो वो थे और उनका कैबिनेट, दे वर इन सपोर्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। उन्होंने बोला कि वो नेटो ज्वाइन करेंगे एंड यूरोपियन यूनियन की भी डील साइन करेंगे। इससे क्या हुआ, जो वेस्टर्न यूक्रेनियंस थे जो इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने इसका भी सपोर्ट जीत लिया। नवंबर 2013 में, लाइक ईयर के एंड के वक्त, उन्होंने अपना अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया, बोला वो नेटो साइन नहीं करेंगे। इनिशियली क्या हुआ, इसको देखते हुए लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट से ये पूरा रायट्स हो गए और पूरा ये बाद में जाके एक मूवमेंट बन गया। इस पूरे मूवमेंट को हम यूरोमेडियन मूवमेंट कहते हैं 2013 का। जनवरी 2014 में जो गवर्नमेंट थी यानुकोविच की, उन्होंने पास कर दिए एंटी प्रोटेस्ट लॉज, मतलब लोगों को प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया। इससे लोगों में तो गुस्सा और बढ़ गया। फरवरी 2014 को ही यानुकोविच ने साइन कर दिया अग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। ये होता है कि वो प्रेसिडेंट पोजीशन से उतर जाएंगे। अगले ही दिन यानुकोविच और कुछ उनके मंत्री यूक्रेन छोड़कर भाग गए रशिया। आप इमेज में देख सकते हो, ये थी प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर की खींचे गई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज। इस पूरी पॉलिटिकल टर्मोइल की ही अपॉर्चुनिटी देखकर रशिया ने इन्वेड कर लिया क्राइमिया पर। ज़्यादातर क्राइमियंस प्रो रशियंस थे। जो रशिया ने रेफरेंडम कराया उसके हिसाब से 97% क्राइमियंस चाहते थे कि वो रशिया को ज्वाइन करे। इस पूरे के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया कि कैसे उन्होंने स्पेतनाज यूनिट यूज़ की थी क्राइमिया में। अब बात करते हैं पेत्रो पोरोशेंको के टर्म की। जो पेत्रो पोरोशेंको थे, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन सॉलिडेरिटी पार्टी। इट वॉज अ प्रो वेस्टर्न, प्रो नेटो, प्रो यूरोपियन यूनियन, प्रो अमेरिका एंड एंटी रशियन पार्टी। मतलब ये प्रो वेस्ट थी, मतलब जो वेस्टर्न साइड वाली पार्टीज थी उनसे मिलकर बनी है। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑन 7 जून 2014। जब रशिया ने क्राइमिया को टेक ओवर किया, जब रशिया के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, वो थे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने पब्लिकली बात की राइट्स की। ये उन लोगों की राइट्स है जो थी प्रो रशियन सिटीजन्स और स्पीकर्स जो थे क्राइमिया और ईस्टर्न यूक्रेन में। इससे उनका मोटिवेशन बढ़ा। जो सेपरेटिस्ट थे डोनबास रीजन में, उसे रशियन फोर्सेस बैकअप करती थी। कहा जाता है कि वो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी, क्योंकि विदाउट अ सपोर्ट फ्रॉम अ वेरी बिग नेशन जैसे कि रशिया, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप अपने ही कंट्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। कहा जाता है कि रशिया ने सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी सप्लाई की हैं डोनबास रीजन में। ये पूरा आप सोच रहे हो कि तो दो देशों के बीच में तो ये इंटरनेशनली इतना मैटर कैसे बढ़ गया। ये पूरा मैटर एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया जब एक मलेशियन एयरलाइंस MH17 को ये रिबेल्स ने गिरा डाला। इससे 216 से ज़्यादा लोगों की जान गई। रिपोर्ट्स के आधार पर जो मिसाइल मारी गई थी वो थी बुक M1 सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि बनी थी रशिया में। रिबेल्स का मानना है कि उन्होंने गलती से उसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझकर मार गिराया। एक तरफ तो था यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, और दूसरी साइड था रशिया। ये दो सुपर पावर्स का ग्रुप्स थे, और जो यूक्रेन था इसे चूज़ किया गया एज अ बैटल ग्राउंड। सितंबर 2014 में ही ये दोनों साइड्स पहुंची थी एक मिन्स्क अग्रीमेंट में। ये जो मिन्स्क अग्रीमेंट था, इट वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन एंड रशिया। ये एक सीज फायर अग्रीमेंट था जिसे बहुत बार वायलेट किया गया। इसके बाद फरवरी 2015 में, सिर्फ कुछ ही महीनों बाद, एक मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन किया गया। ये फिर से एक सीज फायर ही अग्रीमेंट था जो कि फिर से वायलेट किया गया। अब ये मिन्स्क अग्रीमेंट फेल क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि सीज फायर हो, और वो चाहता था कि जो रशिया की हैवी वेपनरी है वो भी हट जाए डोनबास रीजन से। एंड यूक्रेनियन गवर्नमेंट वांटेड फुल कंट्रोल विद इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, यानी डोनबास रीजन में। और जो रशियंस थे उनकी क्या माननी थी? रशियंस वांटेड द ऑटोनॉमी ऑफ डोनबास रीजन, मतलब चाहते थे कि यूक्रेन डोनबास को एक स्पेशल स्टेटस दे दे। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रही, और आ जाते हैं हम 2019 में, जब बने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये पार्ट थे द सर्वेंट पार्टी ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी, सॉरी।
ये थी एक प्रो वेस्टर्न, प्रो नेटो, प्रो यूरोपियन यूनियन, प्रो अमेरिकन और एंटी रशियन पार्टी। इनकी पार्टी और पेत्रो पोरोशेंको की पार्टी लगभग सिमिलर थी। अक्टूबर 2019 में ही अग्रीड टू इम्प्लीमेंट द स्टेनमायर फार्मूला इन द दोनबास रीजन। स्टेनमायर फार्मूला क्या होता है? स्टेनमायर फार्मूला के हिसाब से यूक्रेन दोनबास रीजन को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट करेगा, बट ये तभी करेगा जब वो एक लोकल इलेक्शन कराएगा इसके फेवर में अंडर द यूक्रेनियन लॉ। बट इसमें भी यूक्रेन की कुछ कंडीशन थी। यूक्रेन का मानना था कि रशियंस कंप्लीटली सीज फायर कर दें और जितनी भी हैवी वेपनरी और ट्रुप्स हैं वहाँ से हटा लें। अब रशिया की भी कोई कंडीशन होगी। रशिया की कंडीशन थी कि पहले इलेक्शन और ऑटोनॉमी दी जाए, बाद में वो अपने ट्रुप्स हटाएंगे। अगर यूक्रेन रशिया की कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता तो ये बहुत डेंजरस होता, क्योंकि यूक्रेन के पास डर होता कि वो दोनबास रीजन को खो दे जैसे उसने क्राइमिया खोया। और अगर यूक्रेन स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर दे दोनबास रीजन को, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इससे एक मूवमेंट हो सकता है जैसे यूरोमेदन मूवमेंट ऑफ 2013। रिसेंटली ये रिपोर्ट थी 3 दिन पहले की कि रशियन ट्रुप्स घुस गए दोनबास रीजन में। ये गए थे एक पीस कीपिंग के मिशन पर इन्होंने तो पूरे यूक्रेन पे इन्वेशन कर दी, कैपिटल कीव तक पहुंच गए। व्लादिमीर पुतिन ने तो ओपनली डिक्लेयर कर दिया वॉर एक अनअनाउंस्ड न्यूज़ चैनल पर। रशियंस ने तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका प्रूफ ये है कि रशियन एयरफोर्स फॉर्मेशन फ्लाइट कर रही है यूक्रेन में। ये दो इमेजेस देख सकते हो, ये है रशियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन फ्लाइट। फॉर्मेशन फ्लाइट में बता दो, इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल अगर कोई भी कंट्री की एयर डिफेंस सिस्टम परमिट ना करे। अगर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉयड है तभी यह पॉसिबल है। रशियन एयरफोर्स ने बहुत सारी यूक्रेनियन सिटीज़ को बॉम्ब कर दिया है। ये सिटीज़ की संख्या 12 से 13 है और उसमें इनका कैपिटल कीव भी आता है। यूक्रेनियंस का मानना है कि उन्होंने 10 रशियन फाइटर जेट्स, 4 से 5 हेलीकॉप्टर और 24 से ज़्यादा रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यूक्रेनियंस ने तो पहले 2 प्रिजनर ऑफ वॉर की पकड़ भी लिया और उनकी पिक्चर्स रिलीज़ कर दी। अब रशिया का क्या मानना है? रशिया के हिसाब से रशियंस ने मोर देन 150 यूक्रेनियंस को पकड़ लिया एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और रशियन फोर्सेस हैव इन्वेडेड यूक्रेन। चारों तरफ से इन्हें इन्वेड कर दिया, इवन बेलारूस से ये लोग घुस गए यूक्रेन में। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया अपनी एक यूएन के मीटिंग में, और जो यूक्रेन के सिटीजन्स थे उन्हें अर्ज किया कि वो हथियार उठाएं रशिया के अगेंस्ट में। उन्होंने बोला जितने भी एबल्ड बॉडीड थे, या एबल्ड बॉडीड का मतलब है चाहे बच्चे हों बड़े हों, जो भी वेपन्स यूज़ कर सकें उन सबको उन्होंने बुला लिया फ्रंट लाइन पर। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कंडेम किया ये जो पुतिन ने इन्वेजन किया। जो बाइडेन ने एक फ़ोन कॉल पे जो जेलेंस्की के साथ था, उन्होंने बोला कि जो पुतिन ने किया वो बहुत गलत है, और जो उनकी टीम है यूरोपियन यूनियन और नेटो, ये मिलकर पुतिन पे इतने ज़बरदस्त सैंक्शंस लगाएगी जो कि व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे और रशिया की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। अब नेटो जो शुरू में कहता था कि वो रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में ट्रुप्स भेजेगा, उसने तो हाथ खड़े कर लिए। नेटो हैज़ रिफ्यूज टू सेंड ट्रुप्स। आप सोच रहे हो अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब नेटो कंट्रीज़ अब अपनी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में लग गए, क्योंकि दे डिडंट केयर अबाउट यूक्रेन। उन्हें लग रहा है कि अब रशिया यूक्रेन पे तो इन्वेड कर ही लिया, अब वो उनके कंट्रीज़ पर भी आ सकता है। तो इनका हैवी डिप्लॉयमेंट हो गया बाल्टिक कंट्रीज़ में, पोलैंड में और जर्मनी में। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो बोल दिया कि जो यूक्रेन था उसे अकेला छोड़ दिया मॉस्को के साथ लड़ाई के लिए, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि यूक्रेनियन साइड पर हैवी कैजुअलिटीज़ हुई। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हज़ारों से ज़्यादा यूक्रेनियंस इंजर्ड हो गए और मतलब हंड्रेड्स में लोगों की मौत हो गई है, और 20 से ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स भी घायल हुए हैं। रशिया ने जो शर्नोबिल न्यूक्लियर फैक्ट्री थी, न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था पूरा, उसे कैप्चर कर लिया, और वहाँ का जो स्टाफ था उसे रशिया ने कैप्टिव बना लिया, उन्हें हॉस्टेज बना लिया। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक कॉल थी व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 दिन पहले रिगार्डिंग द होल क्राइसिस, उनका मेजर जो जोर था, जो मेन पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया, वो था इवैक्यूएशन ऑफ 18,000 प्लस इंडियन नेशनल्स। और रशिया से भी इसके खिलाफ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि रशियंस ने बोला कि वो इवैक्यूएशन करने देंगे इंडियंस को। अब रशिया के सिटीजन्स का क्या मानना है? रशिया के सिटीजन्स अनफॉर्चुनेटली वॉर बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगर रशिया से एक CNN का पोल कराया गया कि ये सही होगा कि रशिया मिलिट्री फोर्स यूज़ करेगा
यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोकने में। तो 50% रशियंस ने बोला कि नेटो को ज्वाइन ना करने दे यूक्रेन, इसके लिए मिलिट्री फोर्स यूज़ करना सही है। वहीं अगर पूछा कि रशिया को अगर यूनाइट करना है यूक्रेन के साथ, तो अगर मिलिट्री फोर्स यूज़ करना सही है या गलत, तो सिर्फ 36% ऑफ रशियंस ने बोला करनी चाहिए। बाकी जो मेजॉरिटी थे 43, उन्होंने बोला कि मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब जो इंडिया ने स्टेप्स लिए, इंडिया को रशियंस ने तो परमिट कर दिया एवैक्यूएशन प्रोसेस करने के लिए। अब पूरे सिचुएशन में इंडिया को बेसिकली फंसाया जा रहा है। बाकी कंट्रीज़ जो थी वो इनिशियली इंडिया को प्रेशराइज करती थी कि वो इस स्टेटमेंट पे अपना मैटर दे, बिकॉज इंडिया का रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। पर यूएन में जब पोल किया इस बात पे, इवन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अग्रीड इफ इंडिया वाज नॉट टेकिंग एनी स्टैंड। एज पर द एक्ट ऑफ 1955 द नॉन अलाइड मूवमेंट, इंडिया कोई भी साइड को ओपनली सपोर्ट नहीं करेगा। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चाइना, इंडिया और यूएई का जो वोट था यूएन में, इसमें अगर इन 3 कंट्रीज़ ने वोट नहीं किया, इसे एक्सेप्टेबल माना, क्योंकि इंडिया का वोटिंग करने या ना करने से यूएस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब पूरे सिचुएशन में आपको लग रहा होगा कि इतना सब मैटर बढ़ गया तो यूक्रेन को अभी तक नेटो की मेंबरशिप क्यों नहीं दी गई, और इस पूरे गेम में चाइना कैसे इन्वॉल्व है, ये मैं बताऊंगा आपको एक बाद के वीडियो में। इफ़ यू enjoyed the video, please like the video, share it and subscribe to my channel. I will link the presentation in the description below. Let me know in the comments what you think on the topic. See you guys in the next video. Jai Hind.